ये याद है आपको? 9 दिसंबर 2024 को इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और इन्होंने 81 मिनट्स का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स बताई थी कि ऐसा वो जो स्टेप इन्होंने लिया या लेने वाले हैं उस वीडियो में, ऐसा क्यों हुआ? करप्शन वन साइड, सोशल रिएक्शंस अनदर साइड। जो इन्होंने लाइफ में फेस किया, किस तरह से इनके ऊपर वायलेंस किया गया, मेंटल हैरेसमेंट किया गया, मॉनेटरी हैरेसमेंट किया गया, किस तरह से ब्लैकमेलिंग हुई, लॉज का मिसयूज किया गया, ये सारी इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। एंड आई रिमेंबर उस टाइम इनका ही इकलौता एक ऐसा वीडियो था, एक कन्फेशन वीडियो मान सकते हैं उसको, विच एक्चुअली it broke the internet. ठीक है, everyone was having an opinion at the time, but now he lays forgotten. प्रॉब्लम क्या हुई है? मेंस राइट्स के ऊपर इंडिया में कोई बात नहीं है, ठीक है? और मैं कोई न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं रहूंगी, बहुत बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल स्ट्रक्चर अभी भी पेट्रियार्कल है, देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट क्योंकि विमेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे उनको सेफ गार्ड दिए गए हैं विमेन्स को, तो एक तरह से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल रहा है। और ठीक है, कुछ केसेस में मिलना भी चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज भी देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, जहां पर एक्चुअली क्रिमिनलिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हमें केसेस में फाइलिंग में देखने को मिल रही है। जिस तरह ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, कई कई बार तो झूठी होती हैं, चाहे वो रेप केसेस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, फाइनेंशियल वायलेंस, कुछ भी लेके देख सकते हो। फेक कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ जरूर पॉइंट आउट करती हैं, एंड दैट इज कि हमने पुरुषों को अपने हाल पे छोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक है। बदला लेने की भावना जेंडर वॉर्स में तब्दील हो जाती है। एक आर्ग्यूमेंट आता है, हजारों साल से महिलाओं को शोषित किया के ऊपर शोषण किया जा रहा है, तो अब हम बदला लेंगे। और मैंने खुद ने ये डायलॉग सुना हुआ है, मैंने टीवी पे डायलॉग सुना हुआ है, विच इज वेरी डेंजरस मेंटालिटी। अगर आपके साथ में पहले ये हुआ था, तो क्या आप अब बदला लोगे? और अगर आप बदला ले रहे हो, तो आप इनोसेंट्स के खिलाफ भी बदला ले लोगे। दैट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एक मेंबर हैं अशोक कुमार मित्तल जी, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पार्लियामेंट की फंक्शन के अगर अपन अनुसार बात करते हैं, तो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, वो जनरली एक्ट में तब्दील नहीं होता। अगर अच्छा बिल होता है तो गवर्नमेंट उनको बोल देती है, प्राइवेट मेंबर्स जो एमपीज वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, चाहे ऑपोजिशन का ही पार्ट क्यों ना हो, कि भाई आप ये बिल विड्रॉ कर लो, हम इसको खुद इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंड देन विल हैव अ गुड डिस्कशन ऑन दैट। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, बट एज ऑफ राइट नाउ ये बिल एक सिर्फ बिल के फॉर्म में है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है। न्यूज आई गई हो गई, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, एंड इट केम टू माई फोकस कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपके ओपिनियन डेवलप करने के लिए ये न्यूज अच्छी है। आई डोंट थिंक एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट कोई बात आने वाली है इसके ऊपर, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टू एक्चुअली बी अवेयर ऑफ, राइट? क्या है नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025? हम चाहते हैं कि देश में एक नेशनल कमीशन बनाया जाए पुरुषों के लिए, जैसे नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, राइट? चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए भी आपके पास में भारत में एक कमीशन अवेलेबल है। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी कि इनको लीगली बनाया गया है और इनके ऊपर लीगल प्रोटेक्शन है। जो भी देश में कानून है इनके ऊपर लगते हैं और ये उन कानून के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई कमीशन नहीं है। तो इनका ये कहना है कि भाई ऐसा कमीशन होना चाहिए। पुरुषों के भी राइट्स हैं, आप अपने देश के 50% जनता को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना चाहिए। एक ह्यूमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है तो फिर वो देख लेंगे अपना, वैसे भी उनका ही है सब कुछ। नहीं, जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होने लग गई है। लोग ब्लैकमेलिंग, महिलाएं ब्लैकमेलिंग के तौर पे अपने प्रोटेक्शन के लॉज को यूज करती हैं और करने लग गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए के लिए लीगल टेररिज्म वर्ड यूज किया था। बीएस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस को सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए को लीगल टेररिज्म बोला था। 498 क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लगने वाली धारा होती है, ठीक है? महिलाओं के ऊपर किसी उसके इन लॉज ने, उसके हस्बैंड ने, या फिर जो भी उसके इन लॉ की फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर किया है। वो फिजिकल वायलेंस होता है, वो इमोशनल वायलेंस होता है, मेंटल वायलेंस हो सकता है, फाइनेंशियल वायलेंस हो सकता है, डिपेंडेंट वायलेंस हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। बच्चे के खिलाफ उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस केस में वो पुलिस में जाके अपने इन लॉज और अपने हस्बैंड या जो अपने सिस्टर इन लॉ है, जो भी हैं, उनके खिलाफ 498 सेक्शन ए में
शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मोस्ट पॉपुलर एक्ट है, ठीक है? इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान लीगल टेररिज्म बोला था, क्योंकि ये इतने ज़्यादा झूठे केसेस सामने आने लग गए हैं, टेन्स ऑफ परसेंटेजेस में, दैट इट हैज़ एक्चुअली शेकन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है? इसके ऊपर भी बात करते हैं। मेंस राइट्स और वेलफेयर के लिए ये चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड स्टैट्यूटरी बॉडी देश में बनाई जाए टू टैकल परसीव्ड इम्बैलेंसेस इन जेंडर रिलेटेड लॉज एंड सोशल इश्यूज। अब जैसे यही एक लॉ है, ये पुरुषों के ऊपर नहीं लगता, यानी कि अगर महिला अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर जो पुरुष है उसके इन लॉज उसके ऊपर किसी भी तरीके का वायलेंस करते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके 498 ए में शिकायत नहीं करा सकता। तो ये जेंडर बायस्ड लॉ हो गया। इसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल एडवांसेस जो होते हैं, हैरेसमेंट केसेस होते हैं, उसमें भी मेन के ऊपर कुछ नहीं लगता, राइट? यानी कि अगर फीमेल बॉस है और वो अपने जो जूनियर एम्प्लॉइज हैं या जो भी उनके जूनियर कलीग्स हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की सेक्सुअल एडवांसेस करती हैं, तो फिर वो एम्प्लॉय पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी फीमेल बॉस के खिलाफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंडर कोई कंप्लेंट नहीं लिख सकता, क्योंकि कानून ही नहीं है। ठीक है? तो जेंडर रिलेटेड लॉज जो हैं वो बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, उसके खिलाफ इन्होंने ये डिमांड करी है। ये एक पहला मेजर पार्लियामेंट्री एफर्ट है, देखा गया है कि हम नेशनल कमीशन फॉर मेन बनाना चाहते हैं। इंडिया में ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, 1992 में बनाया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 आ गया था उसके अंदर में। उसके बाद में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। आपने महिलाओं को बचा लिया, बच्चों को बचा लिया, लेकिन अब पुरुषों का क्या? तो उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर मेन की एक डिमांड रखी गई है कि वो बनना चाहिए। इस प्रपोजल में मेंस राइट्स ग्रुप के जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्लॉजेस डाले गए हैं, डिटेल्स डाली गई हैं। मेंस राइट्स ग्रुप सबसे ज्यादा फेमस, चलो आगे इसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने काफी स्टैटिस्टिक्स भी दिए हुए हैं एंड आई हैव पुट देम इन द पीपीटी, तब बात करते हैं। ठीक है? तो जेंडर बायस्ड लॉज जो है उनके खिलाफ काफी कैंपेन चले हैं और उसके लिए ही ये ये बिल लाया गया है। ठीक है? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक इंडिपेंडेंट एनसीएम लाना चाहते हैं ताकि पुरुषों के भी अधिकारों का बचाव किया जा सके और जो सिस्टमिक चैलेंजेस पुरुषों को देखने पड़ते हैं अ, उनके खिलाफ एक सोल्यूशन निकाला जा सके। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर डिवोर्स हो रहा है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, अगर डिवोर्स केस आता है कोर्ट के अंदर और चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, राइट, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट पहला क्वेश्चन यही देखता है कि हम बाय डिफॉल्ट बच्चा मदर को दे देंगे। ठीक है? ज्यादातर केसेस में बच्चों की कस्टडी, फुल कस्टडी या फिर पार्शियल कस्टडी भी इन अ हायर परसेंटेज मदर के पास में जाती है, फिर वो चाहे मदर कैसी भी हो। तो प्राइमरी आपने प्रोटेक्शन लेयर वुमेन को यहां पर दे दी कि बच्चा उसके पास रहेगा। ये जेंडर बायसनेस होती है। एक एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। इसका एम क्या होगा कि हम लॉज जो डिस्प्रोपोर्शनेटली मेन को अफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, उनको रिव्यू करें। उसके अलावा मेन जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं उसको एड्रेस करें, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, और पुरुषों के अंदर जो बहुत ज्यादा सुसाइड रेट्स देखने को मिल रही हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके, जेंडर न्यूट्रल जस्टिस दिया जा सके। मैंने दो एग्जाम्पल अभी आपको दे दिए, राइट, जैसे 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस एंड वर्क प्लेस सेक्सुअल हेरेसमेंट, राइट। तो वहां पर जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, महिलाएं भी पुरुषों का सेक्सुअल हेरासमेंट कर सकती हैं। दिस इज 2025, महिलाओं में पुरुषों में कोई फर्क नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली बीइंग एक्टिव इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट, promoting fairness in family and criminal laws and establishing safeguards against misuse of provisions like those related to dowry harassment and false accusations, राइट। इस बारे में अपन बात कर चुके हैं। भारत का संविधान जो है उसमें आर्टिकल 14 आपका राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, कि कानून पुरुषों में और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून क्या है? न्यायमूर्ति कैसी है? अंधी है ना, कोई गलत बात नहीं करेगा। न्यायमूर्ति अंधी है, उसके कहने का मतलब यही होता है कि हम देख के किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। पुअर एंड रिच में फर्क नहीं होगा, अर्बन और रूरल में फर्क नहीं होगा, हायर और लोअर में फर्क नहीं होगा, दिस रिलीजन वर्सेस दैट रिलीजन में फर्क नहीं होगा। उसी तरह से दिस जेंडर वर्सेस दैट जेंडर में भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, बायस नहीं करेंगे, फर्क नहीं करेंगे। उसी की बात हुई है कि अगर इस तरह से जेंडर स्पेसिफिक लॉज होंगे, जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं होंगे, तो आपने आर्टिकल 14 को ब्रेक कर दिया, और आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आप नहीं छीन सकते सिटीजन से, और आर्टिकल 14 प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट है। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन आर्टिकल 14 आपके पास में एज इट इज रहता है, राइट। बाकी के आर्टिकल्स फिर भी, बाकी के फंडामेंटल राइट्स फिर भी डिसमेंटल कर दिए जाते हैं, बट आर्टिकल 14 तो डिसमेंटल नहीं किया जा सकता ना, राइट टू इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट, इसके प्रोविजंस यही हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लाए जा सके इंस्टीट्यूशनल, लीगल, सोशल और फाइनेंशियल लेवल पर।
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की यही बात की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए जिसका एक चेयरपर्सन हो जो प्रेसिडेंट चुने, 6 मेंबर्स होने चाहिए, 3 महिलाएं 3 पुरुष, ताकि जेंडर बैलेंस बनाया जा सके, और एक लीगल एडवाइजर भी मिलना चाहिए इस बॉडी को, एनसीएम को, नेशनल कमीशन फॉर मेन को, जो कि सीजेआई नॉमिनेट करेंगे। इनकी पावर दूसरे कमीशंस की तरह ही होनी चाहिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन और पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी इनको देने का अधिकार हो। और 498 आईपीसी इससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉइंट है। पर्सनली तो मैंने नहीं क्या कहते हैं सफर किया है, ना मेरी फैमिली मेंबर में किसी सफर किया है, बट मेरी फ्रेंड है, उनके ब्रदर ने जरूर इस चीज को सफर किया है। फॉल्स केस अगेंस्ट हिम ओवर हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस। क्यों? बस कर दिया केस, ठीक है, ही इज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस नाउ, लेकिन ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। जितने साल उनको इस प्रॉब्लम से डील करना पड़ा है, ही शुड नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट मेंटल ट्रॉमा। वो ट्रॉमा की तरह होता है, आपकी जॉब चली जाती है, सोसाइटी आपको गलत नजर से देखने लग जाती है, आपको कहीं और आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ देते हैं, द लॉ डज नॉट सपोर्ट यू, द सोशल स्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट यू, योर ओन फैमिली अलिनिएट्स यू। ये सारी प्रॉब्लम, और बाद में जॉब और नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इसमें एफआईआर होती है। प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देती, और पब्लिक कंपनी में जॉब करने के लिए आपको एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद में आप ये काम कर नहीं सकते हैं। हर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो वो फैमिली जिस लेवल से गुजर रही है, वो गुजरी थी, वो मैंने पर्सनली देखा था, राइट। तो 498A सबकी शिकायत है, बहुत सीरियस शिकायत है, इसका कुछ डील होना चाहिए। इसमें 3 चीजें इसमें रेकमेंड की गई हैं, और भी रिकमेंडेशन है, मैं बताती हूँ आगे। सबसे बड़ी तो ये कि पुलिस के पास में जब कंप्लेंट जा चुकी है तो पुलिस हाथों हाथ अरेस्ट ना करे, 30 दिन तक इन्वेस्टिगेट करे, और उसके बाद में अगर लगता है पुलिस को कि हाँ भैया यहाँ पर गड़बड़ सच में हुई है, तभी अरेस्ट करे। ऑफेंस को बेलेबल बनाया जाए और कंपाउंडेबल बनाया जाए। बेलेबल 498A इस वक्त नॉन बेलेबल है, यानी कि पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट करेगी, आपको जेल में रखेगी, और जब तक मजिस्ट्रेट आपकी बेल वारंट के ऊपर सिग्नेचर्स नहीं करते तब तक आपके पास में बेल नहीं होगी, यानी कि आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, घर नहीं जा सकते। तो इसको बेलेबल बनाया जाए। दूसरा, कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल इस वक्त नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगा है तो आपको इस चार्ज को हटाने के लिए कोर्ट में किसी भी हालत में फाइट करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट एस्केप दैट कोर्ट फाइट, राइट। आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि इसको कंपाउंडेबल बनाया जाए, यानी कि अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, कुछ लेना देना करो और खत्म करो यार, हटाओ मेरे ऊपर से ये केस, ये पॉसिबल करना अलाउ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉल्स कंप्लेंट अगर आपके खिलाफ हुई है तो आपको आपका अधिकार है कि आप उसके खिलाफ केस करें, और जिसने फॉल्स कंप्लेंट करी है उसको 5 साल तक की सजा, 25 लाख रुपए फाइन, या फिर जो भी डैमेजेस हुए हैं उनके ऊपर जो भी कंपेंसेशन बनता है वो देना पड़े। यानी कि आप फॉल्स केस करें भी और आपको आपको कोई सजा भी ना मिले, ये सिचुएशन है आज। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है और कर दी भी है काफी हद तक, तो फिर आपको उसका जुर्माना तो देना पड़ेगा, आपको सजा होगी गलत काम करने की, ठीक है। नेक्स्ट, जेंडर न्यूट्रल रिफॉर्म्स लाए जाएं। इनकी यही डिमांड है कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के क्या कहते हैं लॉज हैं, वो सिर्फ महिलाओं को ही ना प्रोटेक्ट करें, वो पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करें। वर्क प्लेस हैरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो सिर्फ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट ना करें, पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करें। और जो भी फॉल्स रेप एलिगेशंस लगते हैं उसमें भी पनिशमेंट दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को शादी का झांसा दिया और मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना लिए, और अब वो शादी करने से मना कर रहा है, इसका मतलब उसने मेरा क्या कहते हैं ये, हाँ, इसका मतलब पुरुष ने महिला का रेप करा है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से सबको पता है, कोर्ट में भी चलती है आजकल कोर्ट्स ने, लेकिन क्योंकि इस डेफिनेशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है कि क्या कंसेंट थी या नहीं थी, कंसेंट यहाँ पर कंसेंट तो थी, लेकिन कंसेंट मिस इन्फॉर्म्ड कंसेंट थी, इसलिए ये टेक्निकली फ्रॉड का केस बनना चाहिए, इसका रेप केस बनता है और ये गलत है, ठीक है। आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ में रेप नहीं हुआ है। इन दो चीजों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर फॉल्स रेप एलिगेशन है, जो भी रिसेंटली एक कैब ड्राइवर के ऊपर कर दिया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से छुपा रही थी कि मैं किसके साथ बाहर थी, जो भी है, रोज की न्यूज होती है, नहीं पढ़ी पढ़ी है, सब बराबर है। फॉल्स रेप एलिगेशंस अगर लगे हैं तो जिस लड़की ने फॉल्स या महिला ने फॉल्स रेप एलिगेशन लगाए हैं उसको भी सजा मिलनी चाहिए। आपने किसी पुरुष की जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारा मीडिया ऐसा ही है, ठीक है। तो ये काम होना चाहिए। नेक्स्ट, चाइल्ड कस्टडी। ये जनरली बात आती है डिवोर्स या सेपरेशन के केसेस में कि अगर पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं तो डिफॉल्ट आप नहीं महिला को या पुरुष को बच्चा देंगे, आप इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बच्चा किसके पास जाना चाहिए। सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, अब्यूज प्रूव हो तब तक। और एंटी एलिनेशन पेनल्टीज। एलिनेशन का क्या मतलब होता है? यानी कि जीवन से हटा देना, एलिनेट कर देना। माँ अपने बच्चे से अपने हस्बैंड को, सॉरी एक्स हस्बैंड को, उस बच्चे के पिता को मिलने ही नहीं देती हैं।
देखने ही नहीं देती हैं, जैसा कि अतुल सुभाष केस में अपन को देखने को मिला था, राइट? तो एलिनेशन नहीं होगा, ये मेंटल ट्रॉमा है, हैरेसमेंट है, इसके साथ भी उसी तरह से डील करें। नेक्स्ट, और चाइल्ड वेलफेयर आपको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। अगर मदर जो है, वो क्रूअल है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा मदर को ना दें। यहाँ पर आपने चाइल्ड वेलफेयर को साइड में रख के मदर के ऊपर सारा का सारा क्या कहते हैं, सपोर्ट कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। चाइल्ड वेलफेयर आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए जो कि फॉल्स एक्यूजेशंस और कस्टडी डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी निपटा सकें। यूँ नहीं कि सालों-साल केस चल रहा है। नेक्स्ट, मीडिया को भी कुछ ना कुछ कंट्रोल दिखाना चाहिए। आपको वो केस, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट और नॉट, आई डेफिनिटली डू रिमेंबर दैट, आई वाज़ इन दिल्ली एट द टाइम। एक लड़की थी, वो गाड़ी में बैठी थी एंड देयर वाज़ दिस बाइकर जो लेफ्ट साइड में है, सिग्नल पे रुके हुए हैं एंड दैट बाइकर ही जस्ट हैपेंड टू लुक एट टुवर्ड्स हर। इंसान आँखें बंद कर ले मतलब। तो उस लड़की ने उस बाइकर के खिलाफ हैरेसमेंट का केस कर दिया था एंड देन शी वेंट अब्रॉड, आई थिंक कनाडा वगैरह पढ़ाई करने के लिए या जो भी है। और उस लड़के को ही वाज़ अ सिख गाय और उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अभी शायद 1-2 साल पहले ही वाज़ एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस। और वो भी इसलिए क्योंकि जो गर्ल है जो जिसने एक्यूज़ किया है उस लड़के को हैरेसमेंट के ऊपर, वो कोर्ट अपीयरेंस ही नहीं दे रही हैं क्योंकि वो वापस इंडिया आ ही नहीं रही हैं। तो लैक ऑफ एविडेंस के कारण उस लड़के को एक्विट किया गया है, लेकिन तब तक मीडिया ने उसको परवर्ट, दिल्ली का परवर्ट घोषित कर दिया था। तो मीडिया के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। उस टाइम न्यूज़ मीडिया ने उस लड़के को जिस-जिस शब्दों का क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दिया था, जिस तरह से उस लड़के के बारे में उसकी फ़ोटोज़ हर जगह उसका इंटरव्यू छापने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हाउंड कर रहे हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स को हाउंड कर रहे हैं, दैट वाज़ नॉनसेंस। दैट वाज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो मीडिया ने कोई अपनी ज़िम्मेदारी नहीं दिखा, मीडिया कभी ज़िम्मेदारी दिखाता भी नहीं है, बट वी एक्सपेक्ट देम टू बिहेव अ सर्टेन वे। जब तक फैसला नहीं आया है, तब तक आप कैसे घोषित कर सकते हो कि कौन क्या कर रहा है, राइट? तो मीडिया को भी रेगुलेट करने की कोशिश की गई। तो प्री ट्रायल गिल्ट डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर बैन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजुडिशियल रिपोर्टिंग के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। आपने किसी एक की साइड ले ली है और दूसरे को आपने घोषित ही कर दिया है कि ये तो क्रिमिनल ही है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो। वैसे महिलाओं को करते नहीं है वो, लेकिन ठीक है, इसमें जेंडर न्यूट्रल की बात हो रही है, इसलिए मैंने वो पॉइंट डाला है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया के ऊपर भी सैंक्शंस होने चाहिए और जो भी कंटेंट किसी एक के खिलाफ प्री ट्रायल हो गया है, कोर्ट ऑर्डर पे उसको रिमूव भी किया जाए। फाइनेंशियल एलोकेशन में यही है कि इतना 1000 करोड़ का आउटले होना चाहिए 5 साल के अंदर ताकि ऑपरेशंस और लीगल एड और मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को फंड किया जा सके, कैंपेन्स को फंड किया जा सके। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हाई मेल सुसाइड रेट्स देखने को मिल रही हैं। कहीं भी एनसीआर भी ये नहीं बोलता कि पुरुषों ने इस कारण से सुसाइड कर ली क्योंकि महिला उसका प्रताड़ना कर रही थी, उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए। नहीं, लेकिन हम नंबर्स से देख सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग हैपनिंग विद मेन ऑफ आवर कंट्री, राइट? तो इस ये जो बहुत भयंकर रूप से जो आपको डिवाइड देखने को मिल रहा है वुमेन और मेन के सुसाइड रेट्स में, कुछ तो कारण होगा। सो यू विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रीज़न। और अगर रीज़न किसी ना किसी तरीके से राइट्स के ऊपर आ रहा है, जेंडर बायसेस के ऊपर आ रहा है, सोशल बायसेस के ऊपर आ रहा है, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेल सुसाइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट यही है रिपोर्ट्स के अनुसार कि मैरिटल डिस्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है और लीगल बैटल्स। अगेन अतुल सुभाष का केस, राइट? 2023 में मेल सुसाइड्स मैरिज रिलेटेड इश्यूज से इतनी महिलाओं के बनस्पत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इन्होंने पूरे के पूरे ट्रेंड्स को बदल के रख दिया। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप लॉज़ का मिसयूज़ कर रही हैं। 498 ए को बहुत बुरी तरह से यूज़ किया जाता है, बहुत खतरनाक। ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है और दिल्ली की एक प्राइवेट एनजीओ ने ये स्टडी में पाया भी था कि 0.2% कन्विक्शन रेट होती है क्रूरल्टी केसेस में सिंस 2021, यानी कि 99.8% केसेस जो हैं, उनमें कन्विक्शन ही नहीं है। सारा का सारा रीज़न तो ये नहीं हो सकता कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ही फंक्शन नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ा रीज़न फॉल्स केसेस का भी है। उसका कुछ करना पड़ेगा, वो करना चाहिए, राइट? उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट, false accusations, I've already talked about this in great detail. उसके अलावा कस्टडी बायस, अगेन द सेम थिंग, फादर्स ऑफ्टन फेस एलिनेशन। कोर्ट बच्चे की कस्टडी पिता को देता ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी प्रूव कर दे, राइट? तो फादर्स को जनरली एलिनेट कर दिया जाता है बच्चों की कस्टडी से। नेक्स्ट, 68% फादर्स को विजिटेशन राइट्स ही नहीं मिलते, बच्चे से कांटेक्ट करने का अधिकार ही नहीं होता, उसको देखने का, उससे बात करने का, उसके साथ में समय बिताने का अधिकार ही नहीं होता। बच्चे का पिता है वो। मुझे लगता नहीं है कि लोग इस चीज़ को इमोशनली समझ पाते हैं या नहीं है। एक फादर के लिए बच्चा उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही इमोशनली कनेक्टेड है जितना एक मदर के लिए होता है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट्स में कोई झगड़ा हो गया तो बच्चे की क्या गलती है? नहीं है ना? तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे तो दोनों पेरेंट्स उसके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन पेरेंट्स के बीच में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, दोनों ने सेपरेट होने का फैसला ले लिया है, तो 50-50% दोनों को मिलना चाहिए उस बच्चे के ऊपर अधिकार। लेकिन कोर्ट्स वो झंझट लेना ही नहीं चाहते, बोले छोड़ यार तू मदर के पास दे दो। एंड आई हैव पर्सनली सीन दिस
राइट? तो ये जो एक वो पर्दा सा लगा हुआ है ना कि महिलाएँ हैं तो वो बच्चा पालने के लिए हैं, बच्चा वो उन्हीं के पास होना चाहिए, वो बेटर देखेंगी उसको, ये गलत है, राइट? पुरुषों के पास में भी वही ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? मदर पूरी करेगी, राइट? लेकिन वो तब तक ही है जब बच्चा इन्फेंट और टॉडलर एज पे है। उसके बाद में तो आप राइट्स दोगे ना फादर को। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और दूसरा कोर्ट्स जो हैं वो हिस्टोरिकली फेवर करते हैं मदर्स को हाँ, ठीक है, रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी चेंज आया है, लेकिन लीगल प्रोटेक्शन नहीं है उन चेंजेस का। कोर्ट्स के अभी भी विम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ कि बच्चा किसके पास जाएगा, किसके पास उसकी कस्टडी होगी, ये गलत है। इससे यही पता चलता है कि भई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और मेन की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं। एग्ज़ाम्पल अगेन सुसाइड केसेज़ में देखने को मिल रहा है, 498 ए का मिसयूज़ हो रहा है, फ़ॉल्स रेप केसेज़ देखने को मिल रहे हैं और एकम न्याय नाम की जो एक एनजीओ है, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेशनल लेवल पे एनजीओ है, उसके सर्वे के अनुसार 61% फादर्स को, पिताओं को, बच्चे की 5 साल से कम उम्र के अंदर-अंदर ही उनसे अलग कर दिया जाता है और सिर्फ 100 में से 25 यानी कि 10 में से 2 ढाई पिता ही ऐसे होते हैं, जिनको एक्चुअली कोर्ट से किसी न किसी तरीके का रिलीफ मिलता है। तो ये बात सोच के देखो कि बाकी के सारे फादर्स क्रूअल होते हैं क्या? ये मतलब स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है ये चीज़। कि पुरुष इतने क्रिमिनल होते हैं, महिलाएँ क्राइम नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी एक वो है, हाउ डू आई से दिस मिथ है, सबसे बड़ी मिथ है। जितना ज़्यादा साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ मेन में होती हैं, साइकोलॉजिकली प्रूवन है ये चीज़, उतनी ही साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ वुमेन के भी होती हैं। जितनी क्रूरटी जिस लेवल की क्रूरटी मेन कैपेबल होते हैं करने के लिए, उतनी ही लेवल की क्रूरटी, उतनी ही बारीकी से क्रूअल महिलाएँ भी हो सकती हैं। द क्राइम जेंडर न्यूट्रल होता है। लॉज़ जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है फिर? वो वाला पॉइंट है, ओके? नेक्स्ट इसके बेनिफिट क्या हैं कि भई आप आर्टिकल 14 को प्रॉपर्ली प्रमोट कर पाएँगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। दूसरा मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे कि पुरुषों के अंदर जो सुसाइड रेट्स देखने को मिल रही हैं, उनके अंदर भी नंबर डाउन आएगा। लीगल एफिशिएंसी बढ़ेगी, फास्टर कोर्ट्स होंगे तो जो भी रेज़ोल्यूशंस हैं, जो भी पिटिशंस हैं, वो जल्दी से सॉल्व हो पाएँगे, पेंडेंसी वगैरह कम होगी। फैमिली स्टेबल रहेगी, बच्चों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो दोनों के दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे को पाल सकते हैं, उनके भरण-पोषण में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मीडिया को भी थोड़ा-सा ओह माय गॉड! मीडिया मैं कभी भी कोई प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं देखती। इट्स बीन ओवर अ डेकेड नाउ कि मैंने कोई क्या-क्या है एनडीटीवी, आज तक जो भी हैं आजकल जो भी चल रहा है, आई डोंट वॉच देम बिकॉज़ दे आर नॉट न्यूज़ चैनल्स, दे आर इन एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट चैनल्स, राइट? वो इन्फॉर्मेशन कहीं बीच में कहीं गलती से दे देते हैं, बाकी वो एंटरटेनमेंट करते हैं, झगड़ा करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं टीवी पे, तो वो बकवास है। और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ आवर पॉपुलेशन, अ ह्यूज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन देम, तो उनके ऊपर कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा शिकायत इसके ऊपर यही है कि जो आपने महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया है वो डाइल्यूट हो जाएगा। आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस, बट आपके सामने पॉइंट है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर इंटिमिडेशन, महिलाओं के पास में जो एक वेपन है कि मैं 498 ए लगा दूंगी या मैं रेप केस फाइल कर दूंगी, अब वो सेम चीज पुरुषों के ऊपर भी हो सकता है। पुरुष बोल देगा कि मैं तेरे ऊपर फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस लगा दूंगा, या फिर एम्प्लॉय अपने फीमेल बॉस को धमकी दे सकता है कि मैं आपके ऊपर मैडम फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस लगा दूंगा। धमकी दोनों तरफ काम कर सकती है, राइट? नेक्स्ट, एंडेंजरिंग ऑफ द विक्टिम्स। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट्स का यही कंसर्न है कि जो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं वो एक तरह से पेट्रियार्की को ही एक तरह से स्ट्रेंथन करेंगे और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो हट जाएगा और वो उन्हीं को अटैक करेंगे। अगेन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर कुछ वेट रखती है तो आई डोंट एग्जैक्टली अग्री विद दिस, क्योंकि फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो बड़ी बड़ी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉपुलर फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बाय द वे मैं पॉपुलर की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ अर्बन सेंट्रिक हैं और अर्बन में भी जो एजुकेटेड ऑलरेडी एम्पावर्ड वुमेन है उनके ऊपर सेंट्रिक है। ठीक है, वो ट्रेंड भी करती हैं आजकल गलत गलत कारणों से। तो ये सारी की सारी जिन महिलाओं को एक्चुअली प्रोटेक्शन की जरूरत है उन तक वो पहुंच ही नहीं पाती हैं, ये फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इनका प्रोटेक्शन कि आपके पास में कानूनन अधिकार है कि आप बचाव कर सकती हैं अपना, उन महिलाओं को जिनको ये ज़रूरत है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, प्रोटेक्शन तो बहुत बाद में पहुँचेगा। तो फेमिनिस्ट का कंसर्न भी आई डोंट थिंक इज़ एक्चुअली वैलिड, बट हाँ, ठीक है, अगर इसको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो ये कंसर्न बनता है। फिजिबिलिटी अब प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं, उनकी सक्सेस रेट बहुत कम है। लेट्स सी अगर गवर्नमेंट ही इसको इंट्रोड्यूस करती है तो। मेरी तरफ से मेंस राइट्स के लिए इतना ही। आई पर्सनली होप कि नेशनल कमीशन फॉर मेन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, लॉज में बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ कोर्ट्स को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। सिर्फ एक केस की सुनवाई के दौरान आप 498 ए को लीगल टेररिज्म बोल दो, इट्स नॉट इनफ।
बट लेट्स सी क्या होता है, दिस इज़ इंडिया, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे कुछ-कुछ होता है। तो 1 साल हो गया है उस आदमी को सुसाइड करे हुए एंड ही जस्ट कभी-कभी महीने में 2-3 बार कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो इनका फेस वापस ट्रेंड कर जाता है एंड आई एम पर्सनली हर्ट कि इस इंसान को क्या-क्या सहन करना पड़ा और क्या स्टेप लेना पड़ा। वी लॉस्ट अ ब्रिलियंट एआई टेकी बिकॉज़ ऑफ द बायसनेस ऑफ आवर लॉज़। सो यू नीड टू डेवलप एन ओपिनियन ऑन दिस, नोट्स बनाओ इसके ऊपर, ट्रैक करो इस न्यूज़ को, मे बी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ बात करती है, एटलीस्ट डिस्कशन तो होना ही चाहिए सोसाइटी में। थैंक यू फॉर द सेशन।